दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है बदलते रिश्ते। जितनी तेज़ी से ट्रेन भाग रही थी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ भाग रहा था स्नेहा का मन। जैसे बीते हुए समय को याद करके आज भी जी लेने पर आतुर हो। बिल्कुल खुशी के मारे उसके पैर नहीं रुक रहे थे ज़मीन पर। अच्छा ही हुआ कि रोहित उसके साथ नहीं आए, वरना इतनी देर अपने आप में खोद कर कुछ भी सोचना संभव ही नहीं हो पाता। आखिर औरत का मन ऐसा ही होता है, वो उसे ज़रा देर भी चुप नहीं देख सकते। आखिर जान बसती है उसकी इसमें, शायद इसलिए वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उनके बिना अब स्नेहा को भी कहाँ अच्छा लगता है, बिल्कुल अधूरा अधूरा सा लगता है उसके बिना। पर आज बात कुछ और ही है। आज वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा, क्योंकि माँ ने उसे खुद बुलाया है अपने यहाँ ताकि वो और पापा उनके साथ रहने आ सकें। माँ के मुंह से यह सुनने के लिए उसने कितना लंबा इंतज़ार किया है, यह केवल वह ही जानती है। और आज जब ये मौका आया है तो भोपाल से बीना तक का सफ़र, केवल 4 घंटे का वह सफ़र उसे बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है। पता नहीं कैसे बीतेंगे ये 4 घंटे। उसे तो सारी घटनाएं जैसे कल ही की बात लगती हैं। उसकी ज़िंदगी का सफ़र उसके मन में 1 घंटे में तय हो गया। अपने मायके से ससुराल का सफ़र स्नेहा ने भी वैसे ही तय किया जैसे कोई आम लड़की करती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके माँ पापा ने उसके लिए वर की तलाश शुरू कर दी और संयोग से बहुत जल्दी यह काम हो भी गया। उसकी पढ़ाई, रूप और गुण देखकर पवन से उसकी शादी भी ऐसे हुई जैसे चटमंगनी और पट ब्याह। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ उसका। उस रात, पहली रात, जब पवन कमरे में आए और बिना कोई भूमिका बांधे उन्होंने स्नेहा का हाथ पकड़ा तो उनके पहले स्पर्श के मीठे एहसास में वह जैसे खो सी गई। स्नेहा, तुम पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो। यही वजह है कि मैंने तुमसे शादी की रजामंदी बिल्कुल झटपट दे दी। तुम मुझे पहली नज़र में भा गई थी और माँ पापा को भी मेरी शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, इसलिए मैंने शादी के लिए ना नहीं कहा। मैं भी जल्दी से तैयार हो गया। अब तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुलकर बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। पवन की बातों को वह बहुत ध्यान से सुन रही थी। न जाने पवन उससे पहली रात को ही कौन सी गंभीर बात करना चाहते हैं। और क्योंकि अपना घर छोड़ते समय माँ ने भी उसे यही तो सिखाया था कि अब वो और उनका परिवार ही उसकी पूरी दुनिया है, उसे उसी में समाना है। कुछ रुककर उसकी आंखों में झांकते हुए पवन ने अब बोलना शुरू किया। दरअसल हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि चाह कर भी मैं तुमसे पूरी बात नहीं कर पाया, पूरा खुलकर नहीं बोल पाया। मेरे माता पिता और मैं तुमसे एक बात नहीं कह पाए। बहुत हिम्मत करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उम्मीद है तुम नाराज़ नहीं होगी। हमारी शादी तय होने के 10 दिन बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक जॉब का ऑफ़र मिला था। वह बहुत ही अच्छा ऑफ़र था, जहाँ पहले 6 महीने के लिए केवल मैं ही जा सकता हूँ। तुम वहाँ मेरे साथ नहीं आ सकती। उसके बाद ही 6 महीने के बाद मैं तुम्हें ले जा पाऊँगा। हालांकि मेरे करियर के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, लेकिन समस्या यह है कि मुझे परसों ही जाना है, यानी कि तीसरे दिन। स्नेहा, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हें हनीमून पर कहीं भी नहीं ले जा सकूंगा, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया जल्दी ही रिपोर्ट करना है। यह कहकर स्नेहा के हाथों को सहलाते हुए पवन ने अपनी नज़रें स्नेहा के चेहरे पर टिका दी, मानो उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हों। शादी की पहली रात और हनीमून के सपनों में उड़ती हुई स्नेहा जैसे अचानक धरती पर आ गिरी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या कहे और क्या ना कहे। पति के घर के हर रिश्ते को धैर्य के साथ निभाने की माँ और भाभी की सीख उसे
अच्छे से याद थी, उसके कानों में अब तक गूंज रही थी। वो चुप थी, लेकिन नाराज़ नहीं, क्योंकि पति के करियर के अच्छे विकल्प पर भला कौन सी पत्नी आपत्ति करेगी, और इसलिए उसे भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन इस बात के लिए खुलासे का यह मौका सही नहीं था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या बात है, नाराज़ हो गई? कुछ तो बोलो। मैं जानता हूँ कि ये रात यह बात करने के लिए नहीं है, और यह उचित मौका भी नहीं है इस तरह बात करने का, लेकिन अपनी पत्नी के साथ नए जीवन की शुरुआत कर झूठ बोलकर मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सब कुछ सच सच तुम्हें बता दिया। अब तुम जो कहो मैं सुनूंगा। मैं आपकी भावनाएं समझ रही हूँ, लेकिन यदि आपने यह पहले बता दिया होता तो कम से कम मैं मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार रहती। कम से कम थोड़ा पहले मुझे बता देते। आपकी तरक्की से मैं खुश तो बहुत हूँ, बिल्कुल बहुत खुश हूँ, लेकिन शादी के 3 दिन बाद ही आप चले जाएंगे। हम तो एक दूसरे को अब तक अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं, तो फिर कैसे होगा यह सब? तुम बिल्कुल चिंता मत करो स्नेहा, मैं जानता हूँ, और इसलिए एक और बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से तुम्हें कहना चाहता हूँ। क्यों न ये 3 दिन हम दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्तों की तरह बिताएं, और सही वक्त आने पर, यानी कि जब तुम वहाँ आओगी ऑस्ट्रेलिया, शादीशुदा जीवन की शुरुआत मेरे लौट आने के बाद ही करेंगे। इन 3 दिनों और आगे के 6 महीनों में हम एक दूसरे को समझने का पूरा पूरा मौका देंगे, और उसके बाद ही अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेंगे। पवन की इस पेशकश ने स्नेहा को थोड़ा संभल दिया, और यह समझने का मौका भी कि पवन वाकई में एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तभी तो वह मुझे अच्छे से वक्त दे रहे हैं। उस रात पवन और स्नेहा ने एक दूसरे से अपनी ज़िंदगी ढेर सारी बातें शेयर की। सुबह उठकर नहा धोकर जब स्नेहा किचन में पहुंची तो सासू माँ ने उससे पूछा, स्नेहा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम नाराज़ तो नहीं हो ना हमसे? हमने तुमसे शादी के पहले पवन के ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में कुछ नहीं बताया। ये हमारी गलती ज़रूर है। सच पूछो तो इसकी ज़िम्मेदार केवल मैं ही हूँ। बेटा, शादी के लिए वो हर बार ना नुक्र करता रहा था, पर जब तुम पसंद आ गई तो मैं शादी में ज़रा भी देरी नहीं करना चाहती थी, और इसलिए जब उसे इसी बीच यह जॉब ऑफ़र आ गया तो मैंने ही पवन से तुम्हें ना बताने के लिए कहा था। पवन ने तो कहा था कि वह तुम्हें बताएगा, लेकिन मैंने ही उसे रोक दिया था। वो नहीं रहेगा तो क्या? मैं हूँ ना बेटा, पापा हैं और तुम्हारी जेठानी जेठ और उनके ये दोनों बच्चे भी तो हैं। हमारे घर में तुम हमारे साथ आराम से रह पाओगी। हम तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे बेटा। कैसी बात करती हैं माँ? भला आप लोग के होते मुझे किस बात की तकलीफ़? आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं यहाँ 6 महीने आराम से रह लूँगी। आप बिल्कुल अन्यथा ना सोचें। हाँ, शादी को 3 दिन भी नहीं हुए और ये जाएंगे, इस बात का बुरा ज़रूर लगा, पर इनका करियर अच्छा बनेगा, इसकी खुशी कहीं ज़्यादा है मुझे। फिर 6 महीनों की तो बात है, यूं ही हंसते खेलते निकल जाएंगे। बीती रात पवन के स्नेह और विश्वास में पगी स्नेहा ने यह कहा था। अगले 2 दिन तो पवन के जाने की तैयारी में ही बीत गए, पता ही नहीं चला। जाते समय पवन ने स्नेहा को अपने करीब खींचा और उसे प्यार करते हुए कहा, स्नेहा, तुम मेरे बिना अकेली तो रह जाओगी, पर किसी बात की चिंता बिल्कुल ना करना। मैंने किसी को भी नहीं बताया है कि मुझे इन 6 महीनों में 7 दिन का एक मिड टर्म ब्रेक मिलेगा। मैं तब तुम्हारे लिए ऑस्ट्रेलिया का टिकट भेज दूंगा, तुम वहाँ आ जाना। वहाँ आने पर जब तुम इजाज़त दोगी तो हम दोनों अपनी ज़िंदगी की शुरुआत वही करेंगे, बिल्कुल अकेले, अगर तुम चाहोगी तो। इन 3 दिनों में ही ऐसा लग रहा था जैसे तुम पता नहीं कब से मेरी हो और मेरी ज़िंदगी में शामिल हो। मेरा तो जाने का मन ही नहीं हो रहा, पवन बड़े प्यार से उसे कह रहा था। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर उन्होंने पूछा, यूँ चुपचाप ही विदा करोगी क्या स्नेहा? कुछ तो बोलो।
स्नेहा खामोश ही रही, लेकिन पवन के इतने करीब, बिल्कुल करीब आ गई कि उसके मौन समर्पण के आगे ऐसे मौक़ों पर बोले जाने वाले सारे शब्द जैसे बेमानी हो गए थे। पवन भी अब कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। पवन के जाने के बाद घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता था। पवन से रोज़ ही वो इंटरनेट पर चैट कर लिया करती थी और फिर अकेले में काफ़ी सारी बातें करते थे। धीरे धीरे 3 माह बीत गए। पवन ने उसके लिए ऑस्ट्रेलिया का टिकट भेज दिया और स्नेहा अपने पति से मिलने वहाँ ऑस्ट्रेलिया जा पहुँची। पवन के साथ बिताए गए वो 7 दिन पूरे जन्नत थे। वो तो स्नेहा ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। उसकी नई ज़िंदगी की सुनहरी शुरुआत थी। पहली रात और पूरा रोमानी एहसास। ज़िंदगी इतनी हंसी और खूबसूरत हो सकती है और कोई उसे इतना ज़्यादा प्यार दे सकता है, कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। पवन ने तो जैसे उसे जन्नत की परी बनाकर रखा था, अपनी दिल की रानी। उन 7 दिनों में पवन और उसके बीच की सारी दूरियां मिट गई। जब पवन से मिलकर वह भारत लौटी तो उसके चेहरे का नूर देखते ही बनता था और उसे देखकर उसकी सास जेठानी ने ही नहीं बल्कि उसकी माँ और भाभी ने भी उससे चुगलबाजी करने का कोई मौका नहीं गंवाया था। वह तो जैसे चमक रही थी। बस 3 ही दिन बाद तो पवन वापस आने वाले थे, जब ऑस्ट्रेलिया से आए एक फ़ोन ने स्नेहा की ज़िंदगी पूरी तरह से उलट पुलट कर दी। उसकी ज़िंदगी का नक्शा ही बदल गया। फ़ोन पवन के ऑफिस से था और उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग ख़त्म होने पर सभी लोग एक साथ पिकनिक मनाने गए थे और वहाँ एक हादसे में पवन की मौत हो गई। वो क्या, बल्कि घर में कोई भी इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं था। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर सका था और सब यही मना रहे थे कि यह कोई गलतफहमी हो। लेकिन 3 दिन बाद जब पवन की जगह उनकी डेड बॉडी घर पहुंची तो आप रो रही हैं? ट्रेन में स्नेहा के बगल में बैठी हुई महिला ने उसे अचानक से चेता दिया हो जैसे। तो उसे एहसास हुआ कि यह सब सोचते सोचते उसकी आंखों से न जाने कब आंसू बह निकले थे। अतीत का एक एक पल उसे अच्छी तरह से याद है। नहीं, बस ऐसे ही कहकर स्नेहा ने रुमाल से अपने आंसू पोंछ डाले। कौन सा स्टेशन है? कुछ संयत होकर उसने उस औरत से पूछा। गजम्बा सौदा। यहाँ से 1-1.25 घंटे बाद तो वो अपनी सासू माँ के पास ही होंगी। चाय वाले से 1 कप चाय लेकर खिड़की से बाहर झांकती स्नेहा ने एक एक स्टॉल को ध्यान से देखा और फिर से अतीत में वापस पहुंच गई। पवन की डेड बॉडी देखकर भाव शून्य सी वह घर के एक कोने में बैठ गई। उसकी सासू माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। घर के सभी सदस्य बुरी तरह दुखी थे और वो खुद भी इसी सदमे में थी। अपनी माँ और भाभी को देखकर उसने पूछा, माँ, क्या ये वाकई सच है? माँ, पवन ने तो कहा था कि लौटकर वो मुझे अपने साथ वापस ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएंगे। फिर उन्होंने मुझसे झूठा वादा क्यों किया माँ? वो ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हैं भला? माँ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? इसे बदल दो ना माँ, इसे बदल दो। वह लगातार रोती रही। अपनी माँ के गले लगकर स्नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। इसके अलावा भला वो क्या कर सकती थी? पवन की 13वीं के दूसरे दिन उसके ससुर ने उसके माता पिता को अपने कमरे में बुलाया और बोले, स्नेहा अब हमारी बहू नहीं, बेटी बनकर इस घर में रहेगी। वही स्थान इसे मिलेगा जो एक बेटी को मिलता है। मैं उसे आगे पढ़ाऊँगा और जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो उसका दूसरा विवाह भी करूँगा। और यह बोलकर वह अपने सास की ओर देखने लगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस निर्णय से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि अभी मेरी बच्ची की उम्र ही क्या है। दुनिया के सुख
देखी ही कहाँ है उसने। उसके माता पिता ने उसके ससुर के इस निर्णय को कैसा महसूस किया ये तो वह नहीं जानती, उसे पता भी नहीं। लेकिन उसकी सास को यह निर्णय बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और खुद उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। अभी पवन को गए 13 दिन भी नहीं बीते हैं और पापा जी ऐसा कैसे सोचने लगे हैं। उसकी सास ने तो यहाँ तक कह दिया, बेटे की मौत की वजह से बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इनसे ये कहने के पहले अपनी पत्नी से तो कम से कम सलाह मसलत की होती, या ये भी ज़रूरी नहीं समझा आपने। और वह नाराज़ होकर दूसरी तरफ देखने लगी। उनकी बातों को अनसुना करते हुए उसके ससुर ने आगे कहा, मेरी भी उम्र हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवित रहते रहते स्नेहा को किसी जिम्मेदार हाथों में सौंप दूँ। आखिर वह मेरी बेटी है, ताकि मैं निश्चिंत होकर मर सकूं। इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। यह कहते कहते उसके ससुर उसके पिता के कंधे पर सिर रख कर फफक फफक कर रो पड़े। फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने स्नेहा का दाखिला वहाँ के एमएससी के लिए करवा लिया और वह एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाई करने लगी। 2 साल एमएससी और फिर पीएचडी करने तक स्नेहा बिल्कुल बेटी बनकर अपने ससुराल में रही। उसे कोई तकलीफ़ नहीं आने दी उसके सास ससुर ने। हाँ, यह सच है कि उसके जीवन के रंग पूरी तरह से उड़ गए थे। जीने का उत्साह तो जैसे पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया था। सभी चीज़ें बस यंत्रवत होती चली जा रही थी। पहले पढ़ाई, फिर माँ बाबूजी का ध्यान रखना। पढ़ाई में डूबकर उसने पवन को भुलाना चाहा, लेकिन उनकी यादें जब तक उसकी पलकों की कोरों को गीला कर ही जाती थी। भला कैसे बुला पाती वो इन दोनों को। पीएचडी करते करते ही उसने बीना के ही एक कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया और पीएचडी पूरी होने से पहले ही उसे भोपाल यूनिवर्सिटी में नौकरी के लिए एक अच्छा खासा ऑफ़र मिल गया। उसके सास ससुर ने उसे भोपाल जाकर नौकरी करने की अनुमति भी दे दी। उसे भी यही सही लगा, कम से कम जीवन का कुछ वक्त तो व्यतीत होगा और नौकरी के बहाने वह खुद को बिजी भी रख पाएगी। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहकर अपनी नौकरी करते हुए जीवन अपनी गति से चल निकला। सप्ताह भर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना और लगभग हर सप्ताहांत बीना वापस चले आना उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया था। इसी बहाने वह अपने सास ससुर के पास भी जा पाती थी। इस बीच अचानक एक दिन उसकी मुलाकात रोहित से हुई, जो अपनी छोटी बहन को हॉस्टल में छोड़ने आए थे। अपनी छोटी बहन राखी को पहली बार वह खुद से दूर हॉस्टल में छोड़ने का डर उन्हें काफ़ी सता रहा था। जो वे उसका ख्याल रखने की बात कहने दोबारा स्नेहा से मिलने आ पहुँचे, वह उनकी छोटी इकलौती बहन थी। स्नेहा ने उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त किया और बातों ही बातों में उसे पता चला कि वे एक डॉक्टर हैं और उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और उनके ना होने पर राखी की देखभाल का जिम्मा केवल उन्हीं पर ही है। वे खुद यहीं हॉस्टल में रहकर एमएस कर रहे हैं, इसलिए भोपाल में ही अपना घर होते हुए उन्हें राखी को हॉस्टल में ही रखना पड़ रहा है, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है उसकी देखभाल करने के लिए। राखी का ख्याल रखते रखते न जाने कब वह राखी और रोहित के इतने करीब आ गई कि एक दिन रोहित ने उससे आखिर पूछ ही लिया, स्नेहा, राखी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। स्नेहा, मैं तुम्हारे अतीत के बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरा घर भी बस जाएगा और राखी को भाभी और माँ का प्यार भी मिल जाएगा। तुम कोई भी फैसला ले सकती हो, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करूँगा। कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ कर फैसला लेना। जो भी निर्णय लोगी मुझे स्वीकार होगा। मैं बिल्कुल भी तुम्हें किसी बात के लिए दोष नहीं दूंगा। रोहित, तुम तो जानते हो, एक बार घर बसाने की शुरुआत की तो इतना बड़ा हादसा हो गया। अब तो मुझे ऐसी खुशी से डर लगने लगा है।
रोहित, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ऐसी खुशियाँ सिर्फ दूसरों के लिए हैं। ऐसी खुशियाँ मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं बनी हैं। मुझसे दोबारा ऐसा नहीं हो सकेगा। प्लीज़ समझो तुम। फिर भी सोच कर तो देखो स्नेहा, एक हादसा होने का ये मतलब तो नहीं है कि ज़िंदगी भर के लिए हमें खुशियों से नाता ही तोड़ लेना चाहिए या फिर उनसे किनारा कर लिया जाए। प्लीज़ इस बारे में एक बार सोच कर देखो। ईश्वर के किए पर किसी का बस नहीं चलता स्नेहा, लेकिन हादसों से उबरना ही ज़िंदगी जीने के लिए बेहद ज़रूरी होता है और आगे बढ़ने का नाम भी ज़िंदगी ही है। मैं केवल यही नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में रंग और मुस्कान लौटा सकूं, बल्कि अपने रीति सी ज़िंदगी को रंगों से सराबोर करना चाहता हूं। इसलिए तुम्हें मनाना चाहता हूं। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। मुझे तुम्हारे जैसे समझदार जीवन साथी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरी बहन को एक माँ की। मुझे कुछ समझ चाहिए रोहित, ताकि ज़िंदगी के बदलते रिश्तों से तालमेल बिठा सकूं। इस सप्ताह बीना जाने की योजना बनाती, इससे पहले ही अपने ससुर जी को अपने ऑफिस में आया देखकर स्नेहा अचरज से भर गई और उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब रोहित का ही किया धरा है। लेकिन रोहित को उनके पास खड़ा देखकर उनके यहाँ आने का कारण उसकी समझ में अच्छी तरह से आ गया। स्नेहा, मैं तो यही चाहता हूँ बेटा कि तुम दोबारा शादी कर लो, ताकि मैं आराम से मर सकूं, तुम्हें किसी और को सौंप कर। रोहित ने मुझसे और तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगकर मेरी सारी चिंता दूर कर दी है और मुझे भी यह सही लग रहा है। तुम तो अपनी माँ को जानती ही हो, पवन के बाद से वो ज़रा उखड़ी उखड़ी रहती है। माँ है ना, उसे माफ़ कर देना बेटा। और वो भी परंपरावादी माँ। उसकी बहू किसी और से शादी करे, ये उसे भला कैसे बर्दाश्त होगा। तुम उसकी बातें दिल पर मत लेना। यही वजह है कि उसने रोहित को भी बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई। मैं वहीं पर था, पर मैं कुछ कर न सका। मुझे माफ़ कर देना रोहित बेटा। रोहित ने इस बात का बुरा नहीं माना। यही बताता है कि उसे तुमसे कितना ज़्यादा लगाव है। बिटिया, मुझे लगता है कि तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। फिर भी मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तुम अपना समय लेकर अपना निर्णय हमें बता सकती हो। उसके ससुर ने बड़ी ही गंभीरता से कहा। स्नेहा सुबकते हुए उनकी बातें सुनती रही। स्नेहा के माता पिता की रजामंदी लेकर उन्होंने जल्दी ही सादगी भरे समारोह में स्नेहा और रोहित का विवाह करा दिया। इस विवाह में स्नेहा की सास को छोड़कर सभी रिश्तेदार सम्मिलित हुए, लेकिन वह बिल्कुल नहीं आई वहाँ पर। उसके ससुर के लाख मनाने पर भी वे शादी में शामिल नहीं हुई। स्नेहा से तो उन्होंने बात करना ही अब बंद कर दिया है। ना सामने और ना ही फ़ोन पर उससे बात करती हैं। यह बात स्नेहा को हमेशा से सालती रहती थी। स्नेहा की शादी को साल होने को आया और रोहित के प्यार और राखी के स्नेह के बीच उसे अब जिंदगी फिर से रंगीन लगने लगी थी। एक रात करीब 2 बजे उसके ससुर जी का अचानक से उनके पास फ़ोन आया कि उसकी सास को हार्ट अटैक आया है। वह दोनों बुरी तरह से घबरा गए और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। स्नेहा और रोहित तुरंत बीना के लिए रवाना हो गए। रोहित डॉक्टर थे, अतः वहां पहुंचने से पहले उन्होंने अन्य डॉक्टरों से पहले ही बात करके उन्होंने मां का बेहतरीन इलाज कराने और उनकी तीमारदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे काफ़ी अच्छे इंसान है, यह इसी से पता चलता है। लेकिन उनके होश में आने से पहले ही रोहित ने उसके ससुर से स्नेहा और अपने जाने की बात कही तो स्नेहा बुरी तरह से भड़क उठी। तुम्हारा ये अपनापन सिर्फ दिखावा है रोहित, वरना तुम माँ के होश में आने से पहले यहाँ से वापस जाने के लिए पिताजी से बिल्कुल ना कहते। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, रोहित ने कहा, जानती हो स्नेहा, अपने बेटे की मौत और बहू की शादी जैसे बोझ मन में लिए वो हार्ट पेशेंट बन गई है। मैं डॉक्टर होते हुए ये अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं डॉक्टर हूँ
और जानता हूँ कि ऐसी हालत में होश आते ही यदि वे सबसे पहले हमें यहाँ देखेंगी तो और ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगी। इसलिए उनकी सेहत के लिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए मैंने उन्हें ये बात कही। फिर भी यदि तुम चाहती हो तो यहाँ रुक सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करूँगा। अपनी नादान समझ पर दुखी होती हुई स्नेहा माँ के होश में आने से पहले ही रोहित के साथ चुपचाप वापस लौट गई। इस घटना को 2 माह बीत चुके हैं और माँ अब काफ़ी ठीक हो गई है। और कल रात उन्हें जब बीना से फ़ोन आया तो खुद माँ ने उससे और रोहित से बात करके उन्हें अपने यहाँ आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी और दामाद के घर रहने आना चाहती हैं। रोहित का हॉस्पिटल से निकल पाना संभव नहीं था और उन्हें छुट्टी भी नहीं मिल सकती थी, इसलिए आज वो खुद अपने माँ और पिता को अपने घर ले जाने के लिए बीना जा रही है। उसे पता नहीं कितने महीनों, 1 या साल के बाद मन का सुकून मिला था। ट्रेन की गति धीमी हुई तो बीना स्टेशन पर माँ और पापा को इंतज़ार करते देखकर उसकी आंखें अचानक से छलछला आई। माँ और बेटी के मिलन के ये आंसू बदलते रिश्तों की स्वीकारोक्ति पर मोहर लगा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को दिल से माफ़ कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।